हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर्स। बहुत सारे अच्छे अमेजिंग कॉन्सेप्ट हैं, इनको सबको देखेंगे एडवांस लेवल पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स को रिवाइज करने से। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक कैपेसिटर की क्या होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास इसका कुछ सर्फेस एरिया होता है ए, हमारे पास उसके बीच में कुछ इस तरीके से डिस्टेंस सेपरेशन होता है डी। अच्छा, यहाँ पर बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक भी भरा जा सकता है या फिर नहीं भी भरेंगे तो वहाँ पर एयर रहेगी या जिसको हम वैक्यूम मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर बीच में आपने इसमें इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसी की वैल्यू आ जाती है अपने पास कितनी आ जाती है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा C इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और कई बार के को ही क्या लिखा जाता है, के को ही एप्सिलॉन आर लिख दिया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो कैपेसिटर समझने के लिए इस चीज़ को फील कर लो कि भाई मैं एरिया बढ़ाता हूँ, एरिया की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरे पास कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर उनके बीच का सेपरेशन कम करता हूँ तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो मैं एकदम पहली बात तो प्लेट्स को पास में ले आऊँगा, दूसरी बात मैं क्या करूँगा, उसका एरिया बड़ा कर दूंगा इस तरीके से, है ना, तो मेरे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो एक स्टार्ट करते हैं, मान लो एक जनरल केस लेकर के। मान लो मेरे पास इस तरीके से एक कैपेसिटर है और उसको मैं एक दूसरे कैपेसिटर से इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। इसके ऊपर इनिशियली कुछ चार्ज है, लेट से Q, है ना। तो एक साइड में हमारे पास प्लस Q होगा, दूसरी तरफ में मेरे पास आ जाएगा कितना, माइनस Q। चार्जेस को लिख देते हैं इनकी प्लेट पे, इस तरफ इस वाली पे है माइनस Q। इसके ऊपर इनिशियली चार्ज की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर किस तरीके से इक्वेशंस को लिखा जाएगा, पहली बात तो ये सीरीज़ में है या पैरेलल में ये भी बताओ। तो आप इसको देखोगे तो इसको आप पैरेलल भी बोल सकते हो, इसको आप सीरीज़ भी बोल सकते हो, किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पैरेलल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा वो आसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं सीधे सीधे कि भाई बाद में दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल रहेगा, दोनों के अक्रॉस, ठीक है। तब वो कैलकुलेट कैसे किया जाए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास होती है कैपेसिटर्स की, Q इज इक्वल टू CV। ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको पता ही होगा। ओके, अब देखो जब ये चार्ज था हमारे पास और फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया है ना। तो ये स्टार्टिंग में ही इस तरीके से कनेक्ट नहीं था, वो दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाते हैं, भाई यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से और बोलते हैं कि T इज इक्वल टू 0 पर हमने इसको क्लोज कर दिया। जैसे ही इसको क्लोज करेंगे क्या होगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। यहाँ से कुछ चार्ज इस पे फ्लो करके आ जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा का पूरा चार्ज इस तरफ आ जाए, तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से फ्लो करता है, लेट से। अब ये पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा, इसके ऊपर कितना आ जाता है, प्लस Q चार्ज। इसके ऊपर एक तरफ प्लस Q आया तो दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, माइनस Q चार्ज। ऊपर वाली प्लेट के ऊपर नेट चार्ज था Q, बड़ा कैपिटल Q, उसमें से थोड़ा सा चार्ज इधर बह गया तो बाद में इसके ऊपर कितना चार्ज बचेगा, भाई इसके ऊपर कुछ चार्ज अब कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस Q था, माइनस Q यहाँ रह जाएगा। और सिर्फ एक तरफ ऐसा चार्ज कम नहीं होता, दूसरी तरफ भी यहाँ पर आप देखोगे माइनस Q इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन आप क्या लगाओगे, कंडीशन ये रहेगी कि भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। तो मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू V2 होना ही चाहिए। V को हम लिख सकते हैं, V की वैल्यू क्या होती है, Q डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ पर इसके ऊपर कितना चार्ज है वो लिखा है मेरे पास Q माइनस Q डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस है C1 मस्ट बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पर देखो मुझे C1 C2 दिए हुए होंगे, इनिशियली जो चार्ज है वो भी दिया होगा, तो इससे बेसिकली मैं Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको पता कर सकता हूँ। दूसरे तरह के सवाल यहाँ पे क्या पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें एनर्जी का कुछ लॉस हुआ होगा, तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस, अब उसके कुछ फॉर्मूले भी हैं पर उसको रटने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं लिखूंगा एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल टू, हमारे पास कुछ इनिशियली इसमें एनर्जी स्टोर्ड थी और बाद में इन दोनों में कुछ कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, तो मैं लिख दूंगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। पहले जितनी थी और बाद में जितनी बची उसका जो डिफरेंस है वही लॉस हो गई होगी। यहाँ पे कोई रजिस्टर तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉस हुआ है उसका फॉर्मूला देखो अब क्या बन जाता है। इनिशियली जो मेरे पास एनर्जी थी उसको मैं लिख दूंगा हाफ C1
इंटू V1 का स्क्वायर, लेकिन मुझे वोल्टेज नहीं दिया ना, तो एनर्जी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, उसको लिख दूंगा Q² अपॉन 2C1। इनिशियली हमारे पास ये एनर्जी थी, बाद में मेरे पास दो कैपेसिटर्स की कुछ एनर्जी है, तो दूसरे में मैं यहाँ पे एनर्जी लिख सकता हूँ। देखो इसमें चार्ज हो जाता है कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस कितना है 2C1, प्लस इसमें कितनी एनर्जी है हमारे पास, तो वो हो जाएगी हमारे पास Q² अपॉन 2C2। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला रटने की बात नहीं आ जाती है, हमें जो भी चीज़ें हैं हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल की चीज़ों को ये थोड़ा एडवांस लेवल पे देखते हैं हम इसमें किस तरीके से इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम और ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो हमारे पास जो कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होगी, Q इज इक्वल टू CV, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी स्टोर जो उसमें होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ CV², या फिर इसी को लिखा जाता है Q² अपॉन 2C। इन्हीं से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं। A parallel plate capacitor having plates of area capital S and plate separation D has capacitance C1 in air. When two dielectrics of different relative permittivities epsilon 1 is equal to 2, epsilon 2 is equal to 4, basically वही K value आ गई है हमारे पास, are introduced between the two plates as shown in the figure, the capacitance becomes C2. The ratio of C2 by C1 is. तो देखो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है। यहाँ पर पहली बात तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ चीज़ है। अब देखो इस तरीके के सवालों को अप्रोच कैसे करते हैं, आप इसको पूरे को एक सिंगल कैपेसिटर मान के मत चलो, आप मान के चलो हमारे पास इसको पहले तो यहाँ से काट देंगे हम, हमारे पास एक कैपेसिटर ये वाला बन जाएगा, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है। इन तीनों को हमने जिस तरीके से कनेक्ट किया ना, जैसे ये वाले दो सीरीज़ में हो जाएंगे, इसका मैं बना ही देता हूँ। हमारे पास इस तरीके से ऐसे है, ठीक, और दूसरा वाला इस तरीके से है, ओके। ये हमारे पास ओरिजिनली कॉन्फ़िगरेशन था। अच्छा, जब ओरिजिनली हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन था तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू थी कितनी, C1, इस तरीके से, ओके। अब देखो C1, अगर मेरे पास ये पूरा कैपेसिटेंस C1 था, है ना, C1 की वैल्यू कितनी रही होगी, C1 की वैल्यू रही होगी एप्सिलॉन नॉट, एरिया की वैल्यू है S डिवाइडेड बाय सेपरेशन है कितना, D। अब इस पर्टिकुलर वाले को बात करो, तो इस वाले के लिए मैं बोल सकता हूँ यार इसका जो डिस्टेंस D है वो तो उतना का उतना ही है, लेकिन इसका एरिया हाफ हो चुका है। तो अगर ये मेरे पास C1 था टोटल, तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ भाई इसकी जो वैल्यू थी ये आ जाती है हमारे पास, लेट्स से इसको मैं सिंपली C बोल देता हूँ, ये आ जाता है मेरे पास, इसका कैपेसिटेंस है C/2। फिर उसको मैंने बीच में से भी हाफ कर दिया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आती है। अगर मैं इस कैपेसिटर के लिए बात करूं, अभी बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है ना, बिना डाइलेक्ट्रिक के बात करें, तो यहां पर हमने एरिया को भी हाफ कर दिया है। देखो पहले इतना बड़ा एरिया था, अब सिर्फ हाफ एरिया बचा है। सेपरेशन को भी हाफ कर दिया है, तो ये वाली वैल्यू भी S/2 हो जाएगी और ये वाला भी हमारे पास D/2 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली ये जो यहाँ पे छोटा सा कॉम्पोनेंट है इसका कैपेसिटेंस एग्जैक्टली C के बराबर आएगा। और सिमिलरली आप देख सकते हो भाई इसका भी जो कैपेसिटेंस है वो C के ही बराबर आता है। तो ओरिजिनली हमारे पास इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये दोनों सीरीज़ में है तो इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट C/2 हो जाएगा, और फिर ये दोनों पैरेलल में लगे तो इन दोनों का मिला करके फिर से C हो जाता है। हमारे पास टोटल जो कैपेसिटेंस, अगर वो C था, मैंने वही लिखा, C1 की वैल्यू C थी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर हमने इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए, तो डाइलेक्ट्रिक्स डाल देने से हमारे पास इंडिविजुअल में, अब सब में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाला है ना, इसमें डाला है 2, इसमें 4 वाला, तो उसके हिसाब से इनके कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन आपके पास पहले से ही बना हुआ है, कुछ फाइनल आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा, दोनों का रेशियो बताना है। बहुत ही अब सिंपल सा सवाल रह गया, मेन काम तो यहाँ पे हो चुका है, पर फिर भी वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है D। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इनिशियली ये था, बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास एप्सिलॉन 1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इस वाले पार्ट में हमने एप्सिलॉन 4 ये वाली वैल्यू डाली है, तो यहाँ पे इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब मेरे पास कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है।
पहले ये दोनों मेरे पास सीरीज़ में है, फिर ये उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो मेरे पास नेट जो C2 की वैल्यू आने वाली है वो इसका कैपेसिटेंस प्लस इसका कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस मुझे दिख रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी C प्लस इनका जो कैपेसिटेंस है, ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो इसका मेरे पास कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या आएगा 2C मल्टीप्लाइड बाई 4C अपॉन 2C प्लस 4C। तो ये सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा दिया एज इट इज़ मैंने। यहाँ से मेरे पास C की वैल्यू कॉमन बाहर आ जाती है, ये आता है 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6, या फिर इसको आप 4/3 बोल सकते हो, और ये मेरे पास आ जाता है C2 इज इक्वल टू C इंटू 7/3। तो हमारे पास जो रेशियो पूछा था वो C2/C1 का पूछा है, वही वैल्यू आ जाती है मेरे पास 7/3। ऑप्शन डी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सा ये सवाल था। थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C is equal to 1 microfarad है सभी का, are uncharged initially. They are connected as shown and C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon R। तो ये C1 ये है, इसके अंदर उन्होंने epsilon R भर दिया है। तो इसका भी मेरे पास 1 माइक्रोफैरड है, इसका भी 1 माइक्रोफैरड है, इसके अंदर कुछ भर दिया है डाइलेक्ट्रिक, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन R टाइम्स 1 माइक्रोफैरड, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज इक्वल टू 8 वोल्ट, इसका हमारे पास 8 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड, है ना, तो पहले S1 की वैल्यू क्लोज कर दी है, तो उससे क्या होगा, अभी देखो ये वाला तो ओपन है, इसका मतलब ये वाला हमारे पास पूरा का पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू कुछ आ जाएगी। देखो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड और V0 की वैल्यू है 8 वोल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8 इंटू 1 माइक्रोकूलम, बेसिकली 8 माइक्रोकूलम हमारे पास चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। क्या आप पोलैरिटी बता सकते हो, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड थी, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस 8 माइक्रोफैरड आ जाएगा, सॉरी माइक्रोकूलम आएगा, माइक्रोकूलम, यहाँ पे आ जाएगा -8 माइक्रोकूलम, ठीक। हमारे पास चार्जेस आ गए इनिशियली, ओके। When the capacitor CT is fully charged, S1 is opened and S2 is closed simultaneously, तो इसको फिर ओपन कर दिया है, अब की बार इसको क्लोज कर दिया गया है। When all capacitors reach equilibrium, the charge on C3 is found to be 5 माइक्रोकूलम, तो फॉर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन R इज, तो हमें देखो अब क्या करना है, इसको यहाँ पर से फिर ओपन कर दिया गया है, इसको क्लोज कर दिया गया है, तो बेसिकली अब क्या होगा, ये दोनों अनचार्ज हैं, ये वाला पूरा चार्ज है हमारे पास, इसमें से कुछ इस तरीके से चार्ज फ्लो होगा, इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि अगर यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो हुआ है ना, -Q, तो वो इस तरफ आएगा और इसके ऊपर +Q, यहाँ पर वो चार्ज हो जाएगा। टोटल 8 माइक्रोकूलम था, उसमें से कुछ निकल गया, इधर यहाँ पर आ गया। इनफैक्ट हमें ये वैल्यू भी दी गई है कि बाद में बताया गया यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 माइक्रोकूलम बचा हुआ है ना। बाद वाली अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ऐसा यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम, तो इस जगह पे भी आ गया होगा कितना, 8 था, 5 बचा है, यानी कि 3 इधर आया होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे होगा +3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर से चार्ज इस तरफ आया है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे से चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि ये सीरीज़ में कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम रहता है, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -3 माइक्रोकूलम, अगले वाले पे फिर हो जाएगा +3 माइक्रोकूलम, इस पे फिर हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई दे रहा है। हमसे सवाल में पूछा गया है, हमसे पूछा है कि भाई एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है। तो भी देखो इसको अप्रोच कैसे करना है, इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा, इन दोनों को मिला करके जो पोटेंशियल होगा वो वैल्यू इन दोनों के अक्रॉस सेम होनी चाहिए। या फिर आप एक काम कर लो, हमारे पास सारे के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू पता चल चुकी है, एक लूप में इस तरीके से घूम लो और पता चल जाएगा आपको कि हाँ यहाँ पर कितना पोटेंशियल जंप हो रहा है, सारे के सारे पोटेंशियल जंप मिला करके 0 होनी चाहिए वैल्यू, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बहुत ही अब बेसिक लेवल पे आ गया है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में पूछी थी उनको जैसे ही ड्रॉ कर लेते ना क्वेश्चन, फिर बहुत ही सिंपल रहता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, पर फिर भी वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 1.5।
सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो अभी देखो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है ना। और पोटेंशियल जो बढ़ेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज अपॉन हमारे पास कैपेसिटेंस विच इज 1 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोकूलम अपॉन 1 माइक्रोफैरेड यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, अब की बार देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा जंप कर रहे हैं, तो अब की बार पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अब क्या लिखूंगा, -3 माइक्रोकूलम अपॉन कितना है इसका कैपेसिटेंस, वो है एप्सिलॉन आर माइक्रोफैरेड। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई, यहाँ से फिर हम देखते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो फिर से पोटेंशियल में ड्रॉप होने वाला है। कितना हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम अपॉन 1 माइक्रोफैरेड। और फिर से हम यहीं पे आ गए हैं जिसका इनिशियली पोटेंशियल था, तो हमारे पास सारे के सारे मिला करके जितना भी चेंज हुआ है वो जीरो होना चाहिए एक लूप में। तो हमारे पास यहाँ पर देखो सारी की सारी यूनिट्स इस तरीके से कट जाएंगी, टैन टैन टैन। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5 - 3 = 3 अपॉन एप्सिलॉन आर। बेसिकली यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाती है 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं या फिर वो इसको बोल दिया जाएगा कि एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू x/10, तो व्हाट इज़ x, या जो भी जिस भी तरीके से आंसर पूछा है आप उसको पता कर सकते हो। मेन चीज़ हमारा आंसर आ चुका है, मार्क कैसे करना है वो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी बदलता रहे हम उसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे खास बात क्या थी, हमें क्या ध्यान रखना था, हमने चार्ज को कंजर्व कर दिया। यहाँ से जितना चार्ज निकला है वही चार्ज इनके ऊपर आने वाला है। सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम रहता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज हो गए। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेईई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ। कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।